हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल NIC स्टडी सेंटर। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सेमेस्टर पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए मिस्र की सभ्यता से जुड़े वीडियोज या टॉपिक बनाया गया है। उम्मीद है आप उसे सुने होंगे ध्यान से, आपको समझ में भी आई होगी। आज जो टॉपिक लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूँ, टॉपिक का नाम है इटली का एकीकरण। ये क्लास 10th, हालांकि मैंने पहले ही कर रखा है, हिस्ट्री की कोई क्लास नहीं होती है। आप किसी भी टॉपिक को और जो पढ़ने से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं वो भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक मोटो या सिलेबस सेट करें तो ये क्लास 10th के लिए अधिक उपयोगी है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इटली के एकीकरण के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इटली का एकीकरण, ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी से पहले इटली 13 राज्यों में बटा हुआ था। तो क्या सुना आपने अभी कि 19वीं सदी से पहले इटली 13 राज्यों में बटा हुआ था और इटली के एकीकरण का जनक फादर जो है वह जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी की बात करें थोड़ा सा, तो मेजनी का जन्म जो है जिनेवा में हुआ था और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य ने अगुवाई की थी। सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक अलग राज्य था जो इटली के ही अंतर्गत आते थे, लेकिन चूँकि इटली कई खंडों में विभक्त था तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक अलग राज्य था और इन्हीं की अगुवाई या देख रेख में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। तो याद रखेंगे कि इटली के एकीकरण सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य के अगुवाई में हुई थी और इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। तो इटली के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया? काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुएल के प्रधानमंत्री थे। क्या याद रखेंगे आप? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुएल के प्रधानमंत्री थे काउंट काबूर। इन्होंने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप दे दिया। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बार रिपीट फिर से सुनेंगे। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और इन्होंने अपने तलवार के बल पर इटली का एकीकरण संभव या पॉसिबल किया था। इटली के एकीकरण का श्रेय अगर बात करें तो किस सबको जाता है? तो इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी को जाता है, काउंट काबूर को जाता है और गैरिबाल्डी को जाता है, जबकि इसके आखिरी चरण को संपन्न किया था राजा विक्टर इमैनुएल ने। यंग इटली की स्थापना, एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव में ये सराहनीय होगा और आपके लिए विशेष जानकारी के रूप में भी आप इसे याद कर सकते हैं। ये हेडलाइन है सब, उसके मोस्ट लाइन जो है जिसको ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है एग्ज़ाम में, वो लाइन्स मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने किया था। तो यंग इटली की स्थापना किसने की? जोसेफ मेजनी ने। कब? 1831 में। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया?
गैरिबाल्डी ने। ये सभी घटनाएं कब हुई? इटली के एकीकरण के दौरान। अगला है क्वेश्चन, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गिबर्टी। कौन थे? गिबर्टी। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिबर्टी। विक्टर इमैनुएल कहाँ का शासक था? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, सार्डिनिया का। विक्टर इमैनुएल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का। रिपीट, विक्टर इमैनुएल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य के मेल से हुई। लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य सबसे पहले वो राज्य है जो आपस में मिले और यहीं से इटली के एकीकरण की शुरुआत हुई। तो इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलने से हुई? लोम्बार्डी और सार्डिनिया। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। तो रोम इटली की राजधानी कब बना? 1871 में। रोम इटली की राजधानी कब बना? 1871 ईस्वी में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह नारा किसने दिया? जोसेफ मेजनी ने। यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह नारा किसने दिया? जोसेफ मेजनी ने। इटली के एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया और इटली की एकता का जन्मदाता या एकीकरण के बीजारोपण करने वाला नेपोलियन को माना जाता है। ये कुछ हेडलाइन टॉपिक सुन रहे थे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही थी। टॉपिक का नाम था इटली का एकीकरण। अब स्टूडेंट्स, एक बात होती है कि जहां इटली की एकीकरण की बात हो और स्पेशली क्लास 10th के बारे में, वहां यदि जर्मनी की एकीकरण की बात ना हो तो फिर आप सिलेबस के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इटली के एकीकरण के साथ साथ जर्मनी के भी एकीकरण का वो मेन हेडलाइन देख लिया जाए या मुख्य टॉपिक को देख लिया जाए जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप थोड़े देर और धैर्य बना के रखें और वीडियोज को ध्यान से सुने। बताया जाएगा आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जहां एक तरफ यूरोप में इटली का एकीकरण चल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी दौरान जर्मनी का भी एकीकरण का प्रारंभ या शुरुआत हुआ। तो कहा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया और बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। पर्सा भी एक राज्य है जो जर्मनी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वह जर्मनी विखंडित जिस समय था तो वो भी जैसे कि हमने पढ़े थे सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, इसी तरह एक अलग राज्य था। तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री बिस्मार्क की देखरेख में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य भी पर्सा ही था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के ही देखरेख में करना चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा की ही देखरेख में करना चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। तो विलियम जो है पूरे जर्मन संघ का सम्राट कब बना? 8 फरवरी 1871 को। विलियम जर्मन संघ का समस्त जर्मन संघ का सम्राट 8 फरवरी 1871 को बना।
बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। केवल जर्मनी में नहीं, इटली में भी राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता है और यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था और यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। याद रखिए, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, वर्चस्व या ऑस्ट्रिया के अंदर जर्मन कितने दिनों तक रहा? 1815 से लेके 1850 तक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इन दार्शनिकों ने बहुत बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर से ध्यान रखना है, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर और लसर इन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया। फिर यहाँ क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान मोल्टेक था। याद रखेंगे, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान मोल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। चांसलर मीन्स प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे, 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। याद रखेंगे, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर का नाम दिया। विलियम प्रथम ने, याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा? विलियम प्रथम ने। अगला टॉपिक है, सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कब किया? सेरेजोवा के युद्ध में, जो 1866 ईस्वी में हुआ। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। फिर से याद रखेंगे, सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। फ्रांस और प्रशा के बीच सेडॉन का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे, 15 जुलाई 1870 में। फ्रांस एवं प्रशा का युद्ध कब हुआ? 15 जुलाई 1870 में। किस जगह पर? इसे सेडॉन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर
1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने वर्साय के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था, याद रखेंगे। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और वर्साय के बीच हुई थी। फिर से याद रखें, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 ईस्वी को। किसके किसके बीच? फ्रांस और वर्साय के बीच हुआ था। और एक और बात याद रखेंगे, सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। तो सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नहीं होगा तो टॉपिक, सभी टॉपिक को स्टार बना बना के अपने नोट्स में लिख लें और इसे 2-3 बार सुन करके एक बार आप इसे रीडिंग दे दीजिए। जर्मनी और इटली के एकीकरण से जुड़े सभी ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाएगा। ये वीडियोज़ तो सभी के लिए है, लेकिन ये स्पेशली क्लास 10th वाले के लिए बनाया गया है, क्लास 10th वाले स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। आप लोग इसे ज़रूर देखें। टेक केयर।